आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो लेक्चर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही ये लेक्चर होंगे, जिसमें मैं कुछ टॉपिकों को डिस्कस करूंगा। साथ में आपके नॉलेज बूस्टर्स भी होंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं, बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा बेसिक्स अबाउट द चार्जेज। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, चार्ज के बारे में जाना, और भी थोड़ी बहुत जो जानकारी संभव हो सकती थी कि चार्ज के बारे में हम अभी जान ले तो हमारा ये चैप्टर बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सकता है और हम इसको समझ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के अन्य स्वरूप क्या हो सकते हैं, जैसा कि आप बुक्स में देखते होंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम कैसे उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कैसे उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पर। चलिए मैं देखता हूं आपको फर्स्ट बेसिक्स अबाउट द चार्जेज। बेसिक्स अबाउट द चार्जेस में हमने देखा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये इस कॉन्सेप्ट को आप ये ऐसे समझें कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज में मैं बात करता हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻³ kg के बराबर होता है। इवन जब इलेक्ट्रॉन में मास है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि चार्ज विदाउट मास नहीं रह सकता है। अगर कोई आवेशित बॉडी होगा तो उसके पास मास होना ही है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसको हम खुद चार्ज बता रहे थे, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। सेकंड पॉइंट है कि ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर मास ईदर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। हिंदी में इसको ऐसे समझें, चार्ज ट्रांसफर के समय बॉडी के साथ क्या क्या होता है। चार्ज ट्रांसफर के समय जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का खुद का मास 9.11 × 10⁻³ kg होता है। तो जब हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे तो उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास यानी द्रव्यमान की कमी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। आप देखें कि अगर मैं इस बॉडी से, यह न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया जाए, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया जाए तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज होने में आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी किसी बॉडी को अगर हम पॉजिटिव चार्ज करें तो उसका द्रव्यमान कम होता है, यानी मास घटता है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मास डिक्रीजेज। क्या लिख सकते हैं, मास डिक्रीजेज, यानी मास में कमी होती है। नेक्स्ट है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को निगेटिवली चार्ज किया जाए, यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाया और इस पर दे दिया, इस पर चार्ज कैसा आता था, निगेटिव चार्ज आता था, ऋणात्मक चार्ज आता था। और ऋणात्मक चार्ज आने के कारण इस बॉडी का मास क्या होता था, इंक्रीज करता था। क्या करता था, मास इंक्रीज करता है मास। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का जो मास है 9.11 × 10⁻³ kg, उस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कि चार्ज डज नॉट चेंजेस विद स्पीड, कि चार्ज स्पीड से नहीं बदलता है। किसी भी चार्ज को कितना भी स्पीड दे दें, चार्ज की क्वांटिटी हमेशा सेम के सेम रहेगी। वहीं जहां तक मास की बात है तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से आइंस्टाइन के अनुसार यदि किसी मास को वेलोसिटी दिया जाए तो पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद मास में चेंजेस आने पॉसिबल हो जाते हैं या चेंजेस हो सकते हैं। ये हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज करते थे, और एक फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन है जो एटम में पाया जाता है, उन सब के क्या चार्जेस होते हैं, क्या उस पर मासेस होती है, इन सबको हम देख लेते हैं। तो बात करें बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg के बराबर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो वह प्लस में होता है। एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड या परिमाण कितने के बराबर होगा, चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन के पास
होते हैं, यानी प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? तो वह होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और उसका मास कितना होता है? तो 1.68 अप्रॉक्स प्रोटॉन के बराबर इंटू 10⁻27 kg। इन सब बातों को डिस्कस किया हमने बच्चों। इन सब में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉडी दे दिया, उस बॉडी पहले न्यूट्रल था, उसको हमने ऋणावेशित किया, यानी उससे उस पर इलेक्ट्रॉन डाला, तो आपसे पूछेगा क्या इसके मास में कोई अंतर हुआ होगा? तो आप बताएंगे कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तब उसका मास डिक्रीज करता है, और जब भी कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है उसका मास क्या करता है? न्यूट्रल के स्टेज से उसका मास इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो बच्चों समझे ऐसे कि आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। बचपन में ये एक्सपेरिमेंट होता था कि कागज के कुछ टुकड़े हमने रख लिए और पेन को इस तरह से ऐसे घिसा, और जैसे ही कागज के टुकड़े के पास जाता था वह कागज के टुकड़े को क्या कर लेता था? अट्रैक्ट कर लेता था। यह बिल्कुल एक सटीक एग्जांपल है आपका किसका? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और या फिर घर्षण विद्युत का। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसा एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं आपको कि आप प्लास्टिक के चेयर पे गर्मी के दिनों में बैठ जाएं और पीछे एक टॉवेल से, तौलिए से, फर के तौलिए से आप उसको बार बार रब करें, तो आप कैसा हो जाएंगे? आप चार्ज हो जाएंगे। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको टच करेगा जिसका पैर पृथ्वी के कांटेक्ट में हो, उसको करंट का झटका लग सकता है। इट मींस कि घर्षण विद्युत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं घर्षण विद्युत के बारे में? तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट के सतहीय इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह निकलकर दूसरी बॉडी पर आ जाते हैं या फिर स्पेस में चले जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर वह इलेक्ट्रॉन गया होगा वह कैसा चार्ज हो जाएगा? वह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं when two bodies are rubbed together then the surface electron get removed from one object and the body gets charged। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब वस्तु के सतहीय इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात वस्तु आवेशित हो जाता है। हमने परिभाषा भी देख लिया, हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझ भी लिया, और हमने एग्जाम्पल भी बताया आपको कि पेन रगड़ने वाला और चेयर पर बैठकर हम अपने आप को घर्षण विद्युत से चार्ज कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है इसके बारे में समझेंगे, और कूलम्ब्स लॉ क्या क्या चीज बताता है इसके बारे में हम जानेंगे। एक बात आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखें कि कूलम्ब्स लॉ हम केवल उन्हीं आवेशों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जब हमारा आवेश कैसा रहे? तो हमारा आवेश स्थिर हो। कैसा हो? हमारा आवेश स्थिर हो, और वह कैसा हो? बिंदुवत हो। कैसा हो? बिंदुवत हो, मतलब बहुत ही छोटी चार्ज हो, यानी कि कैसा हो? पॉइंट चार्ज हो। यानी कूलम्ब्स ने क्या बताया? कूलम्ब्स ने बताया कि यदि दो स्थिर बिंदुवत आवेश को हवा में r दूरी से पृथक रखा जाए, r दूरी से अलग अलग रखा जाए, तब उन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या है? यह एक गुणात्मक कथन है। क्या है?
आप इस बात को नोट कर लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आपको पूछे जा सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, गुणात्मक कथन या मात्रात्मक। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? यह एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? कूलम्ब्स लॉ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, यानी हम कह सकते हैं यह क्या है? गुणात्मक कथन है। कथन पर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों यह याद रखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? एक गुणात्मक कथन है। उस कथन में कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि यदि दो आवेशों को, बिंदुवत आवेशों, स्थिर आवेशों, इन दोनों को r दूरी से पृथक रखा जाए तब इनमें एक प्रकार का बल का अनुभव होता है। वह बल आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इस स्टेटमेंट से हम क्या क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं और स्टेटमेंट से कैसे हम उसके एक्सप्रेशन पर जा सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो हवा में रखे, दो कहां पर रखा गया था कूलम्ब्स लॉ में? दो हवा में रखे स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल फर्स्ट दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मीन्स यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो कूलम्ब्स के अनुसार बल की मात्रा यानी बल का परिमाण भी बढ़ेगा। हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल कंक्लूजन दे सकते हैं। हम लिख सकते हैं यह कूलम्ब्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। सेकंड, दूसरा पॉइंट था दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस स्टेटमेंट को भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, दैट इज F इनवर्स प्रोपोर्शन R स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इन दोनों इक्वेशनों से, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम यह देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 by R स्क्वायर। ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लगाया जाता है K, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि K की वैल्यूज क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यूज होती है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमने क्या देखा कि यदि हम दो आवेशों को हवा में रखें जो कैसा हो? बिंदुवत हो और स्थिर हो, उन दोनों के बीच एक बल लगता है। वह बल आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है, जिसका वैल्यू क्या आता है? F इक्वल टू K Q1 into Q2 by R स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यूज क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड विच इज इक्वल टू 9 to 10⁹, और इसका SI मात्रक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको याद रखेंगे आप कि K जो कांस्टेंट होता है कूलम्ब्स लॉ में, उसका SI मात्रक यानी उसका SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देन आता है ये एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट मींस परमिट मतलब अलाउ करना, मतलब यह बल कितना प्रभावी होता है माध्यम में, किस माध्यम में कितना प्रभावी होता है वह कौन बताता है?
तो वह साइलन की वैल्यू बताती है। या साइलन नोट स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है? वह यूज किया जाता है आपको जब माध्यम कैसा है? हवा है। तो हवा के लिए साइलन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 और एसआई मात्रक देखेंगे, आप इसको चेक करेंगे तो के का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो साइलन नोट का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसको व्युत्क्रम क्रम में कर देंगे, या ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस दोनों पॉइंट्स को बच्चों आप याद रखोगे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में यहां से पूछे जाते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि हवा का परावैद्युतांक। बच्चों अगर मैं माध्यम को चेंज कर दूं, माध्यम को बदल दूं, हवा की जगह हमने कोई और माध्यम ले लिया, तब मैं देखूंगा कि कूलम के एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उस एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। हमने यह देखा कि कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन, जब दो आवेश को हमने हवा में रखा था तो वह एक्सप्रेशन था क्या? कि Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यह किसके लिए था बच्चों? यह था आपके उस समय के लिए जब आवेशों को कहाँ रखा जाता है? जब आवेशों को हवा में रखा जाता है। जब आवेशों को हवा में रखा जाता है। यदि आवेशों को मैं किसी अन्य माध्यम में रख दूं, किसी दूसरे मीडियम में रख दूं, तब हम देखेंगे कि यह एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तब क्या होता है? जब आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तब एक्सप्रेशन कैसा आता है? बच्चों इन एक्सप्रेशन को जब हम देखेंगे कि जब किसी अन्य माध्यम में, चलिए हम उसको एफएम से डिनोट करते हैं, एफ है कि कोई अदर मीडियम है, वह हो जाता है 1/4 पाई साइलन नॉट इंटू साइलन आर Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर बच्चों साइलन आर क्या है? साइलन आर है सापेक्षिक परावैद्युतांक। यानी कि सापेक्षिक परावैद्युतांक मतलब कि हवा के रिस्पेक्ट में कोई अन्य माध्यम कूलम के बल को कितना प्रभावी बना सकता है, वह हमको सापेक्षिक परावैद्युतांक के बारे में बताता है। हम लिख सकते हैं, जहां साइलन आर क्या है इसको इंग्लिश में लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर हिंदी में हम इसको क्या लिख सकते हैं? यह क्या है आपका? सापेक्षिक परावैद्युतांक। बच्चों परावैद्युतांक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि परावैद्युतांक का एक्चुअल मीनिंग और उससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे। अभी हम जानते हैं कि अगर हमने क्या देखा कि अगर हम आवेशों को किन्हीं अन्य माध्यम में रख देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है? Fm इक्वल टू 1/4 पाई साइलन नॉट साइलन आर Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां साइलन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है। बच्चों एक बात नोट डाउन करके आप याद रखेंगे, क्या नोट डाउन करके याद रखेंगे कि साइलन आर की वैल्यू, सापेक्षिक परावैद्युतांक किसी भी माध्यम का क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। किसके लिए? फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है। और साइलन आर की वैल्यू किसके लिए? हवा के लिए बच्चों। साइलन आर की वैल्यू हवा के लिए 1 होती है। आप देखो हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा था कि जब हमने आवेशों को हवा में रखा था तो हमारा एक्सप्रेशन था 1/4 पाई साइलन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। और देखो कि हवा के लिए और किसी अन्य माध्यम के लिए 1/4 पाई साइलन आर
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। और हवा के लिए यदि साइन आर 1 हो जाएगा, इसको 1 रख देंगे तो एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, 1/4 पाई साइन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों याद रखेंगे आप इसको, इन दोनों पॉइंट्स को, कि साइन आर की वैल्यू हवा के लिए कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है बच्चों। ठीक है, इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे, क्योंकि हमने बताया है जो मैं स्टार मार्का करता हूं उससे लगभग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बच्चों यदि मैं यह सोचूं कि साइन आर की वैल्यूज को हम कैसे, साइन आर को यानी सापेक्षिक परावैद्युतांक को, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आप लॉजिकली यदि देखोगे तो आपको परिभाषा खुद पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि इस फोर्स में से इस फोर्स को डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऐसा करूं इस फोर्स में से इस फोर्स को डिवाइड कर दूं, तो आप देखोगे कि साइन आर की वैल्यूज हमें आ जाएगी, साइन आर की वैल्यूज भी आ जाएगी, और वहां से हम साइन आर यानी सापेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, दैट इज F बाय FM, यह क्या था आपका, हवा में रखे आवेशों के मध्य बल, ये था ना बच्चों। और यह क्या था, माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल, ये था ना बच्चों। तो मैं देखूंगा क्या आप इसकी वैल्यूज को रखे 1/4 पाई साइन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड करा इससे, इस इक्वेशन से 1/4 पाई साइन नॉट इंटू साइन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चों आप देखोगे यह कैंसल, यह कैंसल, यह कैंसल, यह कैंसल, यह कैंसल, और साइन आर नीचे है वह कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, साइन आर यानी सापेक्षिक परावैद्युतांक एक्चुअली में क्या होता है, तो सापेक्षिक परावैद्युतांक होता है कि यदि दो आवेशों को हमने हवा में रखा तो उनके बीच जो बल का मैग्नीट्यूड है, जो बल का परिमाण है, और यदि उन्हीं दो आवेशों को हमने किसी माध्यम में रखा और उनके बीच जो बल का परिमाण है, दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, सापेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। तो बच्चों मैं इसको ऐसे परिभाषित कर सकता हूं, हवा में रखे आवेशों के मध्य बल और माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल का अनुपात बच्चों क्या कहलाता है, उस माध्यम का क्या कहलाता है, सापेक्षिक परावैद्युतांक। क्या कहलाता है बच्चों, सापेक्षिक परावैद्युतांक। बच्चों आज का लेक्चर मैं यही ओवर करता हूं, क्योंकि वीडियो यदि थोड़ी लंबी हो जाती है तो बच्चों को थोड़ा इनकंफर्टेबल भी लगता है कि छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे तो अच्छे से समझ में भी आता है और कंसंट्रेटेड होकर आप उसको देख पाते हैं। इसलिए एक टॉपिक जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आप बच्चों अवश्य फीडबैक दें, हमें क्या इंप्रूवमेंट होनी है या आप बताएं, आपके कोई क्वेश्चंस हो आप उसको शेयर करें। आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल के द्वारा उसके कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं कि हमारे में क्या इंप्रूवमेंट है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उस पर वहां पर डाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।